नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू। सभी प्रमुख दलों ने दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दूसरे चरण के लिए नामांकन कार्य ने गति पकड़ी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हुई। और रेलवे दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 196 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाएगा। पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार गति पकड़ने लगा है। सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता चुनावी सभा और वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रचार कार्य में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रचार किया। श्री कुमार आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सासाराम में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 21 अक्टूबर को वर्चुअल रैली करेंगे। उधर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान 21 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में कानून का राज स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर एनडीए दलों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोसड़ा में कहा कि बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और पलायन चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य सरकार इन समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार में तेजी से विकास हुआ है। सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने दावा किया कि चुनाव में महागठबंधन को भारी सफलता मिलेगी। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो वे बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता का मूल्य संवर्धन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव भी तीसरे चरण के साथ ही कराया जाएगा। तीसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन के पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा। उधर दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ गई है। सभी दलों ने इस चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। दूसरे चरण में नामांकन के लिए अब 2 दिन शेष रह गए हैं। इस चरण में अब तक 188 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रमुख प्रत्याशियों में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। आकाशवाणी के पटना केंद्र ने राज्य के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित कर दिया है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में लॉटरी का आयोजन कर चुनाव प्रचार के लिए समय का आवंटन किया गया।
इसके तहत भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, सीपीआई, लोजपा, रालोसपा, बसपा, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी को सभी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रसारण समय का आवंटन किया गया है। गौरतलब है कि इस बार चुनाव आयोग ने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार की मूल अवधि को 45 मिनट से बढ़ाकर 90 मिनट कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान धन के दुरुपयोग के लिहाज से संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में खर्च पर नजर रखने वाली टीम की तैनाती कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने के लिए उड़न दस्ता और निगरानी टीम गठित की गई है। चुनाव आयोग ने इसके अतिरिक्त भी उम्मीदवारों के खर्चों पर नजर रखने के लिए कई स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था की है। दालों की कीमतों से संबंधित खुदरा हस्तक्षेप योजना के तहत बिहार समेत आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक तुअर दाल की आवश्यकता जताई है। निकट भविष्य में और राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं। दालों की खुदरा कीमतों को कम करने की दिशा में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पिछले महीने नैफेड के माध्यम से सुरक्षित भंडार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दालों की आपूर्ति करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की थी। इसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने हुई परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे। पुनर्परीक्षा आज दिन के 2 बजे और शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनर्परीक्षा का आयोजन किया है। 13 सितंबर और आज आयोजित परीक्षा का संयुक्त परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा 2020 में जो उम्मीदवार कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे, वे 2021 में इसे फिर से दे सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने कोविड-19 से ग्रस्त होने पर दाखिला परीक्षा में शामिल न होने पाने वाले उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर की चिकित्सक डॉक्टर शिल्पी रानी ने लोगों को जन आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है। हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इसलिए हमें अभी भी कुछ बुनियादी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह और नाक को फेस कवर या मास्क से ढकना न भूलें। कम से कम 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को साफ पानी और साबुन से समय समय पर धोते रहें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स के उदर संबंधी रोग के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद मखारिया ने कहा कि टीका विकसित होने तक कोरोना वायरस का एकमात्र इलाज मास्क पहनना, सामाजिक दूरी और स्वच्छता का सख्ती से पालन करना है। जब तक वैक्सीन न आए और हमें लग न जाए तब तक 3 बातों का ख्याल रखें। मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क से लगाने से इन्फेक्शन फैलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ को बार बार साफ करें साबुन से। इन 3 बात का हम ध्यान रखेंगे, उसकी बहुत उम्मीद है कि हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 62 लाख से अधिक है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक 86.78% है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में वर्तमान समय में रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। सितंबर के मध्य में ये 10 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में थे। उसके बाद लगातार ये कम होते गए और 9,62,000 हुए और अब घटकर 8,38,000 हो गए हैं। और ये ट्रेंड जो डिक्लाइन का है, ये अब एक कंसिस्टेंट ट्रेंड के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में अब तक 1,86,623 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.15% है।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में 1030 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं इसी अवधि में 6 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 961 हो गई है। दूसरी तरफ कोविड-19 के 1223 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,98,223 हो गई है। रेल मंत्रालय ने दशहरा, दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 196 जोड़ी त्योहार विशेष रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। ये विशेष रेलगाड़ियां 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन त्योहार विशेष रेलगाड़ियों का किराया मौजूदा विशेष रेलगाड़ियों के किराए के बराबर होगा। ये सभी ट्रेनें सुपर फास्ट होंगी। वहीं पूर्व मध्य रेलवे इस दौरान 53 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाएगा। इनमें से 13 जोड़ी ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी। सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को 32 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये बरामदगी वाहन चेकिंग के दौरान हुई है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति के पास से 3,27,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं जिले के 0 माइल थाना क्षेत्र से एनसीबी की टीम ने 37 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कैमूर जिले के अघोरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भाकपा माओवादी के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जदयू की कार्रवाई को प्रमुख सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जदयू में भगवान और पहलवान समेत 15 नपे। दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को शीर्षक बनाया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणियां नुकसानदायक। इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है, चीन ने फिर बढ़ाया तनाव, दिया विवादित बयान। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कोरोना वायरस से जुड़े बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, नए साल की शुरुआत में देश में 1 से ज्यादा वैक्सीन होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 28 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज, राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू। सभी प्रमुख दलों ने दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दूसरे चरण के लिए नामांकन कार्य ने गति पकड़ी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हुई। और रेलवे दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 196 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।